किसी गांव में रामप्रसाद नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। रामप्रसाद स्वभाव से जितना सीधा साधा था, उतनी ही उसकी पत्नी उर्मिला बुद्धिमान थी। एक दिन जब रामप्रसाद घर लौटा, सुनो जी, कब तक ऐसे गुजारा चलेगा? 5 दिन पहले एक पूजा करवाने गए थे, उसके बाद से घर में खाली बैठे हो। राशन सब्जी भी खत्म होने को आ रही है, कुछ सोचो क्या करना है। चिंता मत करो भाग्यवान, पड़ोस के गांव में एक बहुत बड़े सेठ जी ने पूजा के लिए बुलाया है। बहुत ही दयालु और पूजा पाठी सेठ हैं। वो अवश्य ही बढ़िया दक्षिणा देंगे। कल सुबह तड़के ही सेठ जी के घर पहुंचना है। अच्छा चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। सेठ जी जो कुछ भी दक्षिणा में दें वो संभाल कर लाना। जंगल के रास्ते बहुत चोर लुटेरे घूमते हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अगले दिन रामप्रसाद ने सेठ जी के घर पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न किया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। लौटते समय सेठ जी ने रामप्रसाद को एक बकरी उपहार में दी। रामप्रसाद खुशी खुशी उस बकरी को कंधे पर लादकर घर की ओर बढ़ चला। अरे वाह, आज उपहार में मिली ये बकरी देखकर उर्मिला बहुत खुश होगी। अब इस बकरी का दूध निकालकर हम बेच सकते हैं, फिर हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। वाह, जल्दी से घर जाता हूँ। रामप्रसाद को अपने आप से ही बातें करते 3 ठग देख और सुन रहे थे। उन्होंने कुछ ही पलों में रामप्रसाद को लूटने की योजना बना डाली। वे ठग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। जैसे ही रामप्रसाद पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। अरे भाई, तुम मुझे देखकर इतनी जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? पंडित जी, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने कंधों पर एक कुत्ते को उठाकर ले जा रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें यह कुत्ता दिखाई देता है? यह कुत्ता नहीं, बकरी है। हटो मेरे मार्ग से, मुझे देर हो रही है। पता नहीं कैसे पागल लोग हैं जो परेशान करने के लिए रास्ते में मिल जाते हैं। रामप्रसाद ने कंधों पर उठाई बकरी को देखा और फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद रामप्रसाद को दूसरा ठग मिला। राम राम पंडित जी, और ये बिल्ली कितने की खरीद कर लाए? आपको बिल्ली की क्या जरूरत आन पड़ी? लगता है सब पागल हो गए हैं। तुम्हें ये बिल्ली दिखाई देती है? ये मोटी ताजी बकरी है, बकरी जिसको देखो मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। अरे पंडित जी, नाराज क्यों होते हो? बिल्ली को बिल्ली नहीं कहूंगा तो क्या शेर कहूंगा? मुझे क्या, जो मर्जी उठाकर ले जाओ, आपकी मर्जी। दूसरा ठग वहाँ से चला जाता है। रामप्रसाद ने फिर से अपनी बकरी की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण को टोका। अरे पंडित जी, क्यों पैदल ही इस गधे को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं? हद है, पास में सवारी है और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। अरे पंडित जी, दिमाग से काम लो। इस गधे को नीचे उतारो और आराम से उसकी पीठ पर बैठकर आगे का रास्ता तय करो। ऐसे तो आप थक जाओगे। इस गधे पर बैठकर आपके पैरों को आराम मिल जाएगा। तीसरे ठग की बात सुनकर अब रामप्रसाद घबरा गया। उसको लगा कि ये जरूर कोई मायावी जीव है जो बार बार रूप बदल रहा है। इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। ये कोई मायावी जीव है जो अपना रूप बदल रहा है। मैं ऐसे घर नहीं ले जा सकता। अवश्य ही ये कोई भूत है। मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही घर लौट जाऊंगा। हाँ, इसे यहीं जंगल में छोड़ देता हूँ। रामप्रसाद बहुत डर गया था। उसने घबराहट में बकरी को अपने कंधे से उतारा और डर के मारे भागकर खाली हाथ ही घर लौट आया। घर पहुंचकर रामप्रसाद ने उर्मिला से सारी बात कही। उर्मिला तो बुद्धिमान थी। उसे पता था ये जरूर उन तीनों ठगों की कोई चाल है और उन्होंने इसके पति रामप्रसाद को बेवकूफ बनाया है। वो गुस्से में आ जाती है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो तीनों ठग तुम्हें लूट कर ले गए। उन्होंने तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया। सत्यानाश हो उनका। बताओ, एक बकरी मिली और वो भी वो ठग लूट कर ले गए। पर मैं ऐसे चैन से नहीं बैठूंगी। मुझे उन ठगों को सबक सिखाना है, वरना वो हम जैसे और भी सीधे साधे लोगों को लूटते रहेंगे। बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगी। एक काम करो जी, तुम्हें वो ठग कहाँ मिले थे? बस मुझे इतना बता दो। बाकी जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुम करना। ठीक है भाग्यवान, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उर्मिला ने रामप्रसाद को सब कुछ समझा दिया। अगले दिन उर्मिला और रामप्रसाद जंगल के उसी रास्ते पर पहुँचे जहाँ उन तीनों ठगों ने रामप्रसाद को लूटा था। उर्मिला जानती थी कि वो ठग वहीं आसपास होंगे और फिर से किसी नए शिकार की तलाश में होंगे। सुनो जी, तुम और मैं ये चादर ओढ़ लेते हैं। जैसा जैसा मैं बोलूं वैसे ही जवाब देना। उर्मिला और रामप्रसाद ने एक चादर ओढ़ ली और जंगल के रास्ते बढ़ने लगे। उर्मिला, ये बहुत बढ़िया बात हुई।
तुमने ये जादुई चादर पाकर बहुत बड़ा काम किया है। अब हम राज खजाने को लूटकर अमीर बन जाएंगे और किसी के हाथ भी नहीं आएंगे। तो और क्या, तुम्हें पता भी है कितनी कड़ी मेहनत से मैंने ये गायब होने वाली जादुई चादर पाई है। अब इस चादर में हमें कोई नहीं देख सकता। हम इस चादर को ओढ़कर गायब हो जाएंगे और इस गांव के सभी बड़े बड़े सेठों के घर चोरी कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं, और हम किसी की पकड़ में भी नहीं आने वाले, क्योंकि जब हमें कोई देख ही नहीं पाएगा तो हमें पकड़ेगा कैसे। तीनों ठग रामप्रसाद और उर्मिला की बात को सुन रहे थे। वे उनके पास गए और बोले, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? इस चादर को ओढ़कर तो तुम हमें दिखाई दे रहे हो, फिर तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो? अरे हमने सच ही तो बोला, तुम हमें नहीं देख सकते, सिर्फ सुन सकते हो। तुमने हमें पागल समझा है? तुम हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हो। अरे भाई, मेरी पत्नी ने कहा कि तुम हमारी बातें सुन सकते हो पर हमें देख नहीं सकते। हम तुम्हें नजर नहीं आ रहे। हमने ये जादुई चादर ओढ़ी है, हमारी बात पर विश्वास करो। अगर यकीन नहीं होता तो राह चलते किसी व्यक्ति से ही पूछ लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो एक दूध वाला साइकिल पर जा रहा है, उसी से पूछते हैं। ओ भैया जरा रुकना, यहाँ तुम्हें कितने आदमी खड़े नजर आ रहे हैं? अरे भैया, जब 3 हो तो 3 ही नजर आओगे ना, कोई 3 के 5 या 10 तो नहीं बन जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी वाला गुजर रहा था। क्या हुआ भैया, गांव तक जाना है क्या? आओ तीनों मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, मैं गांव ही जा रहा हूँ, तुम तीनों को छोड़ दूंगा। बैलगाड़ी वाले की बातें सुनकर तीनों ठग चौंक गए। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि जरूर जो चादर रामप्रसाद और उर्मिला ने ओढ़ी हुई है वो जादुई है, जिसे पहनकर ओझल हो सकते हैं। क्या तो तुम सच रहे हो? अब तो हमें सबूत भी मिल गया। अगर हम तुमसे चादर खरीदना चाहें तो कितने की दोगे? हम तुम्हें अच्छे दाम दे देंगे। उर्मिला का तीर निशाने पर लगा था। वो और रामप्रसाद मन ही मन हंसने लगे। अच्छा, बेचना तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए ये चादर बहुत कीमती है, पर कोई बात नहीं, आप हमें इसके बदले 50,000 रुपए दे दो। अब इतनी मेहनत से मैंने इस चादर को पाया है तो कुछ तो पैसे वसूल होने ही चाहिए। तुम तो इस चादर की मदद से अच्छी खासी कमाई करोगे और सारी उम्र बैठकर खाओगे। हम गरीब तो इसी चादर के सहारे सपने सजाकर चोरी के लिए निकले थे। सुन यार, बेचारा गरीब है, हमें चादर बेच रहा है। चल हम इन्हें इनकी मुंहमांगी कीमत 50,000 रुपए दे ही देते हैं, और हमें तो अब चिंता की कोई बात ही नहीं है। इस चादर के जरिए हम कहीं भी ढेर सारा धन लूट सकते हैं। तीनों ठग उर्मिला और रामप्रसाद के झांसे में आ जाते हैं और 50,000 रुपए निकालकर उर्मिला के हाथ में दे देते हैं। उर्मिला वो पैसे लेकर खुशी खुशी रामप्रसाद के साथ घर लौट आती है। उधर चोर उस चादर को लेकर एक बड़े सेठ के घर चोरी करने के लिए जाते हैं। सुनो, जल्दी से हम तीनों को ये चादर ओढ़ लेनी है। अगर सेठ आ जाए तो तिजोरी के सामने से हिलना मत, वो हमें नहीं देख पाएगा। तीनों ठग चादर को ओढ़कर हवेली के अंदर घुसते हैं और सेठ के कमरे की तिजोरी तोड़ने लगते हैं। तभी सेठ की आंख खुल जाती है और वो अपने आदमियों को बुला लेता है। सेठ ने हमें देखा कैसे? हम तीनों ने तो जादुई चादर ओढ़ी हुई है ना। पकड़ लो इन तीनों को, बचकर भागने ना पाए। हवेली में चोरी करने घुसे थे। अरे यार, उस ब्राह्मण की पत्नी तो हमें चूना ही लगा गई। हम उसके पति को ठगने चले थे और वो तो हमें ही ठग गई। अब हमें जेल की हवा खाने जाना ही पड़ेगा। भाई वो चादर तो उठा लो। क्यों बे, तुझे उस चादर को ओढ़कर सोना है? चुपचाप चल जेल। बड़ा आया चादर लेकर जाने वाला। रामप्रसाद और उर्मिला ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग भी उनकी खूब वाहवाही करते हैं। वास्तव में उर्मिला ने पहले से ही उस दूध वाले और बैलगाड़ी वाले को अपनी चाल समझा दी थी। रामप्रसाद जानता था कि आज ये सब उसकी पत्नी उर्मिला की बुद्धिमानी के कारण संभव हुआ है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए।